सुप्रभातम। प्रकरण है स्वराष्ट्र गौरवम। आज हम इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकें। प्रश्न जैसे पूछेंगे, अधोलिखित पद्यांश से हिंदी अनुवाद लिखत, यानी निम्नलिखित पद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखिए। और वो प्रश्न आपको पूछेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का जो प्रश्न आपको पूछेंगे उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अन्वय लिखना है। देखिए जैसे कि श्लोक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्र च एव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। श्लोक है तो इसका हमको क्या लिखना है, अन्वय। अन्वय में है यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च एव दक्षिणम यत्र भारती नाम संतति तत् भारतवर्षम नाम। ये जो अन्वय लिखा है वो इस पद्यांश में से ही देख के लिखा है। अन्वय का मतलब होता है जो श्लोक का अर्थ निकलता है वो बिल्कुल सही से उस अन्वय में जमा देना, ताकि जब हम इसका अर्थ लिखेंगे तो वो अन्वय के माध्यम से उसका बिल्कुल सही अर्थ निकल सके। अन्वय लिखने के पश्चात हमको लिखने हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में जो पद्यांश में पूछे गए श्लोक उसमें से देख के लिखना है। जैसे उत्तरम, उत्तरम आया है तो अर्थ है उत्तर में। यत समुद्रस्य, अर्थ है जो समुद्र के। दक्षिणम, दक्षिणम का अर्थ है दक्षिण दिशा में। हिमाद्रे, हिमाद्रे का अर्थ होता है हिमालय के। भारती का अर्थ होता है भारत की। संतति का अर्थ होता है संतान। इस प्रकार शब्दार्थ लिखने के पश्चात हमें अर्थ लिखना है। अर्थ में क्या है, यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च एव दक्षिणम, जो भूखंड समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है। यत्र भारतीय नाम संतति तत् भारतवर्ष नाम, जहाँ भारतीय संतान रहती है वह भारत का नाम देश है। इस प्रकार से सबसे पहले हमको अन्वय लिखना है। अन्वय के बाद शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद हिंदी अनुवाद। इतना हम लिखेंगे तो हमें मिलेंगे 5 नंबर, जो प्रश्न 5 नंबर का आता है। तो पूरे में से पूरे 5 नंबर हमको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न तो ये था। अब दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग संस्कृत व्याख्या लिखत। संस्कृत व्याख्या का प्रश्न आएगा, वो भी आएगा आपके 5 नंबर का। तो इस 5 नंबर के लिए हमें सप्रसंग व्याख्या भी लिखनी है। अब वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहला आता है पद्यांश। पद्यांश में जो श्लोक पूछा गया है उसको पढ़ के प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिखना है, श्लोकयम् अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य स्वराष्ट्रगौरवम् इति पाठात् उद्धृत। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। मूलतः अयम श्लोक विष्णु महापुराण संकलित, मूल रूप से यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। अस्मिन् श्लोके कविः भारतस्य भौतिकं परिचयं प्रस्तुतयति। इस श्लोक में कवि भारत की भौतिक स्थिति का परिचय प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से हमको प्रसंग लिखना है। और ये प्रसंग आपको इस प्रकार लिखने के पश्चात व्याख्या लिखनी है संस्कृत में। तो व्याख्या क्या लिखेंगे, यह देश हिंदू महासागर से उत्तरश्याम दिशि स्थित। यह देश, इंदु, इंदु का अर्थ होता है हिंद महासागर, हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। यत च प्रदेश हिमवत पर्वतात दक्षिणश्याम दिशि स्थित। यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। यत भारतीयाः प्रजा वसति, यहाँ भारतीय प्रजा
रहती है, निवास करती है। तद एक भारतम नाम राष्ट्रम अस्ति, वह एक भारत नाम का राष्ट्र है। भारत देशस्य सीमा अहिमालयात् हिंदुसागर पर्यंत अस्ति। भारत देश की सीमा हिमालय से हिंद महासागर तक स्थित है। इस प्रकार संस्कृत व्याख्या लिखने के पश्चात आपको व्याकरण बिंदु लिखने हैं, यानी व्याकरणात्मक बिंदु। तो व्याकरणात्मक बिंदु के अंदर क्या आता है, जैसे हिमाद्री, ये आपको श्लोक के अंदर मिल जाएगा। ये हिमाद्री च लिखा है ना, तो यहाँ पे ये हिमाद्री। हिमाद्री तो यहाँ पे ये समास हो रहा है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास इसमें बताया गया है। तो हिमालय है, एक वचन है, षष्ठी विभक्ति लगी है, तो यहाँ हो जाएगा हिमालयस्य। क्या हो जाएगा? हिमालयस्य। अद्रेह, हिमालयस्य अद्रेह, हिमालय के। इस प्रकार से इसका अर्थ ये होता है हिमालय के, और विग्रह होगा हिमालयस्य अद्रेह, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर अगला है तद भारतम। तद भारतम, यहाँ पे व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है, और व्यंजन संधि को ही हम हल संधि कहते हैं। अब हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल संधि यानी कि व्यंजन संधि है, उसमें जितने भी उदाहरण आते हैं उन सब में हलंत लगाया दिया जाता है। हलंत का अर्थ होता है ये डंडा खींचना। जैसे कि मैंने ये त लिखा है, तो त के नीचे डंडा लगाया है, तो यानी कि इसे कहते हैं हलंत। और जहाँ हलंत लगता है वही व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन संधि का अपरम नाम यानी कि दूसरा नाम हल संधि होता है। तो यहाँ पे तद भारतम आया है, तो तद भारतम में तत् धन भारतम हो जाएगा। हल संधि में ये है जलाम जसो अंते। क्या है? जलाम जसो अंते। इस सूत्र से तद का तत्रूप बना है, जो जसत्व संधि के अंदर आता है। तद इसलिए हुआ है क्योंकि त वर्ग है, त थ द। त वर्ग का तीसरा वर्ण द बन रहा है। वही आप त की लाइन बोलेंगे, त थ द। तो द किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। किस वर्ग का है? त वर्ग का है। तो यहाँ पे जो द दिया हुआ था, तद है ना, यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है तद, तो ये तद का जो द है ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, त थ द। तो इस तद की जगह हमें लिखना है त। क्या लिखना है? त। फिर है भारतम। इस प्रकार से ये हल संधि कहलाती है। फिर उसके बाद आता है संततिः। संततिः, संतति में कितने प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है संतान। संतति का अर्थ होता है संतान। तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रत्यय संतति में सम उपसर्ग हो गया है, फिर तन शब्द बचा है, और कितने प्रत्यय बन गया है। तो इस प्रकार संस्कृत व्याख्या करेंगे तो हमें 5 नंबर प्राप्त होंगे। अभी देखिए हमने सिर्फ 2 प्रश्न ही देखे हैं। पहला प्रश्न था हिंदी अनुवाद का। हिंदी अनुवाद में सबसे पहले अन्वय लिखना है, फिर शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद हिंदी अर्थ लिखना है, जो आपके आएगा 5 नंबर का। फिर दूसरा प्रश्न है आपका संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या में पहले प्रसंग लिखना है, फिर संस्कृत व्याख्या लिखनी है, उसके बाद संस्कृत व्याकरणात्मक बिंदु लिखने हैं, जो आपके आएगा 5 नंबर का। यहाँ तक क्लियर है? अब अगला प्रश्न बनता है अन्वय। अन्वय बनेगा कि अधोलिखित गद्यांश से अधोलिखित पद्यांश से अन्वय लिखत, यानी निम्नलिखित पद्यांश में से अन्वय लिखिए। तो पद्यांश तो ये रह गया, आपका श्लोक दिया था ना, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये जो श्लोक है इसमें से अन्वय लिखना है, जो हमने पहले देख चुके हैं अन्वय। जैसे ये अन्वय दिया है यत कहाँ से आ रहा है? यत समुद्र से। यत समुद्र से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है ये यत समुद्र से उत्तरम
हिमाद्रे, हिमाद्र च एव आया है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा हिमाद्रे च एव दक्षिणम। यत्र भारती संतति तत् भारतम नाम, तत् भारतवर्ष नाम। तो इस प्रकार से अन्वय है, और अन्वय आपके आएगा 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। यानी कि पाठ में से आपके 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छे से हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या और अन्वय याद करना है। अगला श्लोक है, हिमालयात सम आरभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये भी वैसे ही करना है, इसे भी जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना है अन्वय। अन्वय में क्या है? हिमालयात सम आरभ्य इंदु सरोवरों यावत् यह देश स्थित देव निर्मितम तम देश हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो अब हमें इसका शब्दार्थ देखने हैं। शब्दार्थ में क्या है? समारभ्य का अर्थ होता है लेकर, इंदु सरोवरम हिंद महासागर, यावत तक, देव निर्मितम देवता द्वारा बनाया गया, प्रचक्षते कहलाता है, कहलाता है, बृहस्पत्यागमः बृहस्पति आगम से। ये हो गए शब्दार्थ। अर्थ क्या है देखिए, हिमालयाद समारभ्य इंदु सरोवरों, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक, यह देश जो देश स्थित है, देव निर्मितम देवताओं द्वारा रचे गए, तम देशम उस देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहते हैं। पुनः अर्थ देख लीजिए, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित हैं, देवता द्वारा रचे गए, उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। सप्रसंग व्याख्या देखिए। अब अगली प्रसंग में वही जो आगे लिखा था, प्रसंग एक ही चलेगा कि श्लोक अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृत। लोकयम मूलतः बृहस्पत्यामात् संकलित अस्ति। श्लोक अस्मिन् कवि हिंदुस्तानस्य भौगोलिक स्थिति दर्शयति। यानी कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के इस स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया है। यह श्लोक मूलतः बृहस्पत्यागम से संकलित है। इस श्लोक में कवि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इतना लिखने के पश्चात हमें लिखना है व्याख्या। क्या लिखनी है? व्याख्या। व्याख्या से प्रसंग क्या लिखेंगे? संस्कृत व्याख्या, हिमवतः पर्वतात् प्रारंभ्य हिंद महासागर पर्यंतम यह देश स्थित अस्ति। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान इति नामना ज्ञायते, जाना जाता है। देव निर्मित हिमालयात इंदु सागर पर्यंत भूखंड हिंदुस्तान इति अभिधायते व्याख्याताम इति। देवता द्वारा रचित हिमालय से हिंद महासागर तक का भूखंड हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संस्कृत व्याख्या लिखने के पश्चात हमें लिखना है संस्कृत व्याकरणात्मक बिंदु। जैसे सम आरंभ आया था तो क्या होगा? सम उपसर्ग, आंग धातु, रंभ धातु और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर है सरोवरम, सरधन वरम विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया क्योंकि र में ओ का स्वर गुंज रहा है। फिर सरह सुवरम, इसमें सप्तमी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। फिर है देव निर्मित, तृतीय तत्पुरुष देवः निर्मितम, और निर्मित है जो कित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न वही
संप्राप्यम भारते जन्म सत्मकर्मसु परांगमुखम पीयूष कलश हित्वा विश्वभांडम उपाश्रित। व्रत आरण्य पुराण से लिया गया है। अन्वय देखिए, भारते जन संप्राप्य सत्कर्मसु परांगमुखः भवति स पीयूष कलशम हित्वा भिक्ष भांडम उपाश्रितः। शब्दार्थ है संप्राप्य पाकर, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों के विषय में, परांगमुख प्रतिकूल, पीयूष कलशम अमृत से भरे घड़े को, हित्वा त्याग कर, भिक्ष भांडम जहर के पात्र को उपाश्रित स्वीकार कर लिया गया है। हिंदू अनुवाद देखिए, हिंदी अनुवाद में, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अपने कर्मों से विमुक्त रहते हैं वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान को स्वीकार कर रहे हैं। और संस्कृत व्याख्या है तो संस्कृत व्याख्या आपको वैसे करनी है जो अगले श्लोक में बताई थी। अगला देखिए श्लोक, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यशस् न विद्यते तस्य स्वमत्व तत्र राष्ट्रे भवतु न किल हार्यति। अमृतवाणी भव आचार्य से लिया गया है, जिसमें हमें अन्वय देखना है। देखिए अन्वय, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वय यस्य न विद्यते तस्य तत्र राष्ट्रे स्वमत्वं भवितुं न अर्हति किल। यानी कि ये जो अन्वय था इसका अर्थ हम देखते हैं, उससे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में पितृभुवत्वम पिता की भूमि का भाव, मातृभुवत्व माता के होने का भाव, स्वत्वम स्वामी होने का अधिकार, पुण्यभूत्वम पवित्र भूमि का भाव। अब हिंदी अनुवाद क्या कहता है, पितृभूत्वम, अन्वय से देखिए, पितृभूत्वम जिस व्यक्ति की न पितृभूमि होती है, पुण्यभूत्वम जिसकी मातृभूमि का भाव नहीं होता है, द्वयम यस्य न विद्यते ये दोनों ही जिसके पास नहीं होते हैं, तस्य तत्र राष्ट्रे तो उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, उसका स्वामित्व भी संभव नहीं होता है। समत्व भवतु न हर्ति किल, तो उसका स्वामित्व कभी पूर्ण सफल नहीं होता है। अब अगला आता है सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। तो संस्कृत व्याख्या जो आपको पहले आगे दो श्लोकों में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। अब देखिए प्रश्न आता है, प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट आता है प्रश्न निर्माण आएगा आपके 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर में से आपके प्रश्न पूछेंगे 6। कितने प्रश्न पूछेंगे? 6, यानी कि एक वाक्य आपका हुआ आधे नंबर का। अब प्रश्न निर्माण कैसे करने, कई बार होता है कि प्रश्न निर्माण करने में हमसे गलती हो जाती है। वो पूछना क्या चाहता है और हम किस प्रकार का प्रश्न बना के उसे बताते हैं, तो वही समझना है। देखिए उत्तर दिया गया है, हिमालयाद समारभ्य इंदु सरोवर यावत, यानी हिमालय से हिंद महासागर तक, हिमालय से हिंद महासागर तक। तो किससे लेकर हिंद महासागर तक हिमालयाद आया है। हिमालयाद क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न भी पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा और हो जाएगा कस्मात, यानी कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरो यावत, यानी किससे लेकर हिंद महासागर तक। अगला प्रश्न बनेगा, धन्य अस्तु धन्यः अस्तु ते संति, वे तो धन्य हैं। वे तो कौन, यानी धन्य कौन है, तो उत्तर लिखेंगे धन्या के संति, कौन के लिए क्या आता है? के। कस्मात किसके लिए आता है? किससे के लिए। अगला प्रश्न आता है, मैं न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्रश्न बनेगा कस्मे, किसे। मैं का अर्थ होता है मुझे, किसमें का अर्थ होता है किससे, न रोचते किसे अच्छा नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, शस्त्रेण रक्षितम राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्ते, यानी शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में शास्त्र चर्चा होती है। प्रश्न बनेगा, केन रक्षिते राष्ट्रम का प्रवर्त, यानी केन यानी किससे, और का अर्थ होता है क्या।
अब किम शब्द जो है वो 3 लिंगों में चलती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पे केन आया है ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पे कस्मत आया ये पुल्लिंग है। अगला, जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। तो जन्मभूमि किससे बढ़कर होती है? तो का, किससे होती है? का अर्थ होता है किस से। तो इस प्रकार से जो प्रश्न था 3 नंबर का जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न निर्माण अक्सर पूछते हैं। अगला प्रश्न है आपके वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। जैसे वाक्य बनाने हैं, यत्र, यत्र का अर्थ होता है यहाँ, यत्र स पठति तत्र हम पठामि, जहाँ यह पढ़ेगा वहाँ हम पढ़ेंगे। गायन्ति, गाता है। ताम गीतम गायन्ति, वह गीत गाती, वे गीत गाते हैं। चरित्रम, चरित्रम का वाक्य है तस् चरित्रम उज्ज्वलम अस्ति, उसका चरित्र तो उज्ज्वल है। वीणा, न सुखम धनम वीणा, धन के बिना सुख नहीं है, और वीणा के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रोचते, अच्छा नहीं, अच्छा लगना। मयम दुग्धम न रोचते, अब यहाँ पे इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसने मना कर दिया है यहाँ पे, तो मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। फिर है संप्राप्य, जनाधन संप्राप्त प्रसन्न भवति, लोग धन को पाकर प्रसन्न हो गए। यावती, यावती पितृभूमि तावत राष्ट्रम, यह हमारी पितृभूमि है वही हमारा राष्ट्र है। इस प्रकार से वाक्य निर्माण आपको करने हैं। अब अंतिम प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाच्य परिवर्तन। अलग से प्रश्न आता है वाच्य परिवर्तन का, और ये आएगा आपके वाच्य परिवर्तन 4 नंबर का, और 4 नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल समझना है। तो वाच्य परिवर्तन अब मैं अगली क्लास में जब वाच्य परिवर्तन पढ़ूंगी उसमें बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से बता दूंगी। अभी प्रश्न के हिसाब से देखिए, वाच्य परिवर्तन में जैसे कर्मवाच्य दिया गया है और इधर कर्तृवाच्य दिया गया, प्रश्न आता है वाच्य परिवर्तन लिखत। तो वाच्य परिवर्तन लिखने के लिए हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना होता है और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना होता है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होगा, वो कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होती है, और कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा में होता है, और जो कर्म होती है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। दोनों एक दूसरे का विपरीत उल्टा है। देखिए जैसे प्रश्न पहला दे रखा है, देवै भारत से गीतानि गीयन्ते। अब ये कर्मवाच्य का दिया गया है, गीयन्ते आया है तो ये आत्मनेपदी का प्रयोग किया गया है। देवै है तो यहाँ पे ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा? देवाः। देवा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी है। भारतस्य, गीतानि गायन्ति, परस्मैपदी धातु का प्रयोग किया गया है। कौन सी धातु हो गई? परस्मैपदी। फिर अस्माभि देश प्रणम्यते, अस्माभि की प्रथमा होती है वयम, और वयम की तृतीया होती है अस्माभि। प्रणम्यते, यहाँ पे आत्मनेपदी का प्रयोग किया गया है, और प्रणमामः यहाँ पे परस्मैपदी धातु का प्रयोग किया गया है। फिर है पुण्य आत्मना भारते जन्म लभ्यते, तो वाक्य बनेगा पुण्य आत्मा भारते जन्म लभते। राष्ट्रीय भक्ति राष्ट्रीय पूज्यते स्वकर्मणा, राष्ट्रभक्त राष्ट्र पूज्यते स्वकर्मणा। मया माता वंदते, अहम मातरम वंदे। इस प्रकार से जो आपका ये टॉपिक था स्वराष्ट्र गौरवम, जिसमें मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा और कैसे आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए याद करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।